हम इन वीडियोस में ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इष्टमीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने एग्जाम्पल लिया है अधिकतमीकरण या मैक्सिमाइजेशन का और हमने बड़ा ही मैथमेटिकल अप्रोच रखा है। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, कैसे किया जाता है। आइए इसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, इकोनॉमिक्स में इसका क्या अर्थ होता है उसको समझें। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल था, हमने लिया था मैक्सिमाइज अल्फा लॉग x1 प्लस बीटा लॉग x2 और इसको हम x1 और x2 के सापेक्ष में ऑप्टिमाइज कर रहे थे, ऐसे कि हमारा बजट सेट जो है सैटिस्फाइड रहे। p1 x1 p2 x2 का सम जो है वो i से कम हो, x1 जो हो सो 0 या 0 से बड़ा हो, x2 जो हो 0 या 0 से बड़ा हो। और हम कुछ ऐसा हमने पाया था, ये मान लीजिए हमारा अधिमान वक्र है और हमारा ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। और हम इस एग्जाम्पल में हमने पाया था कि mu1 डिवाइडेड बाई p1 जो है mu2 डिवाइडेड बाई p2 है। एक बार और समझ लें कि mu1 डिवाइडेड बाई p1 और mu2 डिवाइडेड बाई p2 आखिर है क्या। आपके पास 100 रुपए हैं, आपको 1 रुपए कहीं और से आ गए, है ना, 1 रुपए कहीं और से मिल गए, 100 की जगह 101 हो गया। एक समझने का तरीका, इसको हम समझें कि क्या हो रहा है। 101 रुपया हो गया। अगर इस 1 रुपए का आपने गुड 1 वस्तु 1 खरीद लिया तो आप कितना खरीद पाएंगे? 1/P1, क्योंकि P1 में 1 यूनिट मिलता है और आपके पास 1 ही रुपया है तो 1/P1 आएगा। और इससे आपकी यूटिलिटी कितनी बढ़ेगी? यूटिलिटी में जो चेंज हो रहा है, गुड 2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है और हम गुड 1 को बदल रहे हैं, उससे जो यूटिलिटी बदल रहा है उसका रेट हम पहले ही देख चुके हैं, वो mu1 है, मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है ना। ये रेट बता रहा है कि यूटिलिटी में गुड 1 के सापेक्ष में क्या बदलाव हो रहा है। तो गुड बदल रहा है, गुड 1 का अमाउंट बदल रहा है 1/P1, रेट यूटिलिटी बदलने का mu1 है। तो 1/P1 यूनिट के बढ़ने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आएगा 1 रुपए को गुड 1 पे खर्च करने की वजह से, वो mu1 डिवाइडेड बाई P1 होगा। उसी तरह से अगर 1 रुपए जो है हम गुड 2 पे खर्च कर देते तो 1/P2 यूनिट ऑफ गुड 2 मिलता आपको, और 1/P2 यूनिट ऑफ गुड 2 मिलता तो इससे जो यूटिलिटी में बदलाव आता, इस बार जो है हम गुड 1 में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, सिर्फ गुड 2 को बदल रहे हैं। और गुड 2 के बदलने से जो यूटिलिटी में बदलने की दर है वो जो है mu2 है, और गुड 2 बदल रहा है 1/P2। सो mu2/P2 वो यूटिलिटी में बदलाव है। जब हम 1 रुपए गुड 2 पे खर्च कर रहे हैं तो कितना यूटिलिटी में चेंज आ रहा है। अब ये समझने वाली बात है, कोई मैथ्स नहीं, सिंपल समझने वाली बात है कि हमारे पास 1 रुपया और आ गया, हम किस वस्तु पे खर्च करें? गुड 1 पे खर्च करें या गुड 2 पे खर्च करें? अगर हम जो हमें ज्यादा देगा उस चीज पे हमें खर्च करना चाहिए, है ना। अगर हमें वस्तु 1 पे 1 रुपए खर्च करने से हमारे यूटिलिटी में ज्यादा बड़ा बदलाव आता है तो गुड 1 पे खर्च करना चाहिए। और अगर 1 रुपए आने को गुड 2 पे खर्च करने से हमारे यूटिलिटी में ज्यादा बदलाव आता है तो हमें गुड 2 पे खर्च करना चाहिए, है ना। तो यहां से बड़ा ही क्लियर है कि mu/P1 बड़ा होगा mu2/P2 से, तो आप गुड 1 को बढ़ाइए, है ना। और mu2/P2 जो है mu1/P1 से बड़ा होगा तो गुड 2 को बढ़ाइए, और mu2/P2 mu1/P1 के बराबर होगा
तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गुड 1 पे खर्च कर रहे हैं या गुड 2 पे खर्च कर रहे हैं। ये बात हो गई 1 रुपए बढ़ाने की। अगर उसी जगह पे अगर आपको पास 1 रुपया कम हो रहा है तो कौन सा गुड कम करें? जो कम यूटिलिटी बढ़ा रहा था उसको कम करना चाहिए। तो सेम यही हिसाब आपको वहां पे भी इस तरीके का मिलेगा। चूंकि वहां पे ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है तो 1 रुपए के बदलाव इधर उधर करने से आपको बराबर ही फायदा मिलना चाहिए, और इसी वजह से ये ऑप्टिमाइजेशन पे mu1 डिवाइडेड बाई P1 जो है mu2 डिवाइडेड बाई P2 के बराबर होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आप दोनों गुड पे पॉजिटिव अमाउंट, सकारात्मक इनकम का, आय का सकारात्मक पोर्शन आप इस पे खर्च कर रहे हो, धनात्मक पोर्शन खर्च कर रहे हो, अदरवाइज ये नहीं आएगा। मान लीजिए कि कहीं ऐसा हो रहा है आपके पास, हमने एक प्रॉब्लम में पहले देखा था कि अगर ऐसा सिस्टम है कि mu1 डिवाइडेड बाई P1 हमेशा जो है mu2 डिवाइडेड बाई P2 से ज्यादा रहता है, हमेशा कुछ भी हो जाए ये ज्यादा रह रहा है। हमारे एग्जाम्पल में ये ऐसा हो सकता है कि ax1 प्लस bx2 आपकी यूटिलिटी है ना, और प्राइस P1 एंड P2 है, और P1 P2 मार्केट में दिया हुआ है। ऐसा आपका हो जाता है कि A बाई P1 हमेशा B बाई P2 से ज्यादा है, कभी कम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार ज्यादा हो गए, A में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, P1 में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, B में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, P2 में बदलाव नहीं आ रहा है। तो जब A बाई P1 B बाई P2 से ज्यादा है, एक बार तो हमेशा ही ज्यादा होगा। तो इस केस में आप अपना 1 रुपया, वो जो रुपया है वो गुड 1 पे खर्च करेंगे, अगला रुपया भी गुड 1 पे खर्च करेंगे, और सारे अपने रुपए को जो है वो गुड 1 पे खर्च करेंगे और गुड 2 कभी नहीं खरीदेंगे, है ना। तो ये एक समझने वाली बात है। इसको दूसरे तरीके से एक और आइए देखते हैं इसी चीज को क्या हो रहा है। एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हम इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में इसका क्या मतलब है ना। हमारे पास अगेन ये अनधिमान वक्र है और ये जो है आपका बजट लाइन है ना, ये बजट लाइन है, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। हमने ये भी देखा है, हम फिर शुरू करें, mu1 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू mu2 डिवाइडेड बाई P2। ऑप्टिमाइजेशन का ये क्राइटेरिया है, और ये बराबर है mu1 डिवाइडेड बाई mu2 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई P2, इसके बराबर है। और ये जो है आपका अनधिमान वक्र का ढलाव है, और ये जो है आपका बजट लाइन का ढलाव है। अगर सच पूछे तो माइनस mu1 बाई mu2 अनधिमान वक्र का ढलाव है, और माइनस P1 बाई P2 अनधिमान वक्र का ढलाव है। तो अगर बिना माइनस के एक दूसरे के बराबर है तो दोनों साइड में माइनस होने पे भी एक दूसरे से बराबर होगा। तो बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं कि ढलाव, अनधिमान वक्र का ढलाव mu1 बाई mu2 है, और बजट लाइन का ढलाव P1 बाई P2 है। अब आप समझें कि अनधिमान वक्र का ढलाव क्या बता रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है MRS है ना, स्थानापन्नता की सीमांत उपयोगिता आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सेम अनधिमान वक्र पे आपको रहना है, मतलब आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, जो आपकी उपयोगिता है वो बदल नहीं रही है, उसका लेवल वही रह रहा है। अगर आप यहां से इस बिंदु पे चले आते हैं और इस बिंदु पे चले आते हैं तो आपकी उपयोगिता बदल नहीं रही है, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना। तो आइडिया यहां पे यही है कि इसी वक्र पर बने रहना है, इस वक्र से बाहर नहीं जाना है। तो ये स्लोप क्या बता रहा है? ये स्लोप बता रहा है वो एक्सचेंज रेट जो आपका माइंड, आपकी पसंद एक्सेप्ट करने को तैयार है, एक गुड के बदले में दूसरा गुड। मान लीजिए कि आपका, यही तो हमने फॉर्मूला निकाला था, डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x1 इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2। माइनस को भूल जाए, माइनस ये बता रहा है कि एक वस्तु अगर बढ़ रहा है तो दूसरी वस्तु में हमें कमी लानी होगी। सो माइनस को 2 मिनट के लिए भूल जाएं। ये कह रहा है कि हमें सेम वक्र पे बने रहना है। ये हमने स्लोप निकाला था, कुछ ऐसा आप पुराने वीडियो में याद करेंगे। ये डेल्टा x1 होगा, ये डेल्टा x2 होगा।
है ना। यहाँ पे डेल्टा x1 बढ़ रहा है और डेल्टा x2 घट रहा है। हम दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकते थे, हम ऐसा भी निकाल सकते थे। यहाँ पे डेल्टा x1 घटेगा दूसरे वाले एग्जाम्पल में और डेल्टा x2 बढ़ रहा है। कहने का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब मान लीजिए ये जो है आपके 3 के बराबर है, मतलब डेल्टा x2 इज इक्वल टू 3 डेल्टा x1, -3 के बराबर है। माइनस को हम लोग भूल रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर x2 में हम 1 यूनिट की कमी लाते हैं तो x1 में हमें 1/3 यूनिट की बढ़ाना होगा, तभी तो दोनों साइड ये बराबर होगा। तो ये एक्सचेंज रेट बता रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम अगर एक एग्जांपल ले लें कि हम पहले ऐसा बंडल है जहां पे हमारा पहला गुड जो है वो 10 यूनिट है और दूसरा गुड है 16 यूनिट और हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है 3 है ना। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इसको 1 यूनिट बढ़ाएं, 10 से 11 करें, तो यहाँ पे हमें 3 यूनिट कम करना पड़ेगा, ये 16 से 13 आ जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ हम 1 यूनिट कम करें 9, तो यहाँ पे हमें 3 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। ये रफली जो हैं ये तीनों बंडल सेम इंडिफरेंस कर्व पे होंगे अगर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3 है ना। वहां पे ये भी जानने वाली बात है कि यहीं पे 3 है, एक बार जब हम इधर थोड़ा बगल में चेंज हो गए तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बदल जा रहा है। इसी चलते हमने लगभग शब्द का उपयोग किया है कि लगभग तीनों में सेम ही यूटिलिटी आपको मिल रही होगी। अब आप देखें कि अगर कहिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3 है और आप कहिए कि गुड 1 जो है 10 रुपए में 1 यूनिट मिल रहा है और गुड 2 जो है वो आपको 5 रुपए में, P1 जो है 10 है और P2 जो है सो 5 है। कहने का मतलब हुआ कि P1/P2 जब हम निकाल रहे हैं तो 2 ही आ रहा है। मतलब अगर हम मार्केट में 2 यूनिट P2 कम खरीदते हैं तो हम 1 यूनिट P1 ज्यादा खरीद सकते हैं। तो कहिए हम ओरिजिनली 10,16 बंडल पे हैं और मार्केट में ये रेट है, तो अगर हम 16 से 14 चले जाएं तो हमें 10 से इसको 11 मिल जाएगा। तो हम यहाँ गुड 1 का 1 यूनिट बढ़ा ले रहे हैं, गुड 2 के 2 यूनिट को घटाते हुए। हमने यहाँ देखा कि हम 10-16 पे जो हमें उपयोगिता मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है, वही यूटिलिटी हमें 11,13 पे मिल रही है ना। लेकिन यहां हमें मिल रहा है कि हम सेम पैसों के साथ हम 11,14 पे पहुंच सकते हैं। तो हमारी यूटिलिटी 11,14 पे जो है वो 11,13 से प्रिफर्ड होगा। अगर हम मोनोटोनिसिटी को, हमारे यहाँ जो एजम्पशन है मोनोटोनिसिटी वाला, अगर वो वैलिड है तो हमने कहा था कि कोई भी गुड बढ़ जाए तो हमारी यूटिलिटी बढ़ जाती है। और चूंकि 11,13 जो है वो 10,16 के बराबर ही उपयोगिता देता है, तो 11,14 जो है वो 10,16 से ज्यादा उपयोगिता देगा, है ना। तो हमारी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि अगर हमारा कैंडिडेट 10,16 था ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो वहां पे हमारा ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रहा होगा, है ना। क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि 10-16 अगर संभव है बजट सेट के मुताबिक, जो प्राइस है P1 का 10 और P2 का 5, तो ऐसे करके 11,14 भी पॉसिबल है और वो हमें ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि गिवन द बजट सेट हम तभी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तभी हम यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहे हैं जब हमारा माइंड में जो एक्सचेंज रेट है, माइंड का एक्सचेंज रेट हम कह सकते हैं कि MU1 डिवाइडेड बाई MU2 से आ रहा है, इससे आ रहा है, जो कि MRS देता है ना। और वो जो है वो मार्केट के एक्सचेंज रेट के बराबर है। अगर मार्केट के एक्सचेंज रेट के बराबर नहीं होगा तो हम एक गुड को कम करके और उसके एवज में दूसरे गुड को बढ़ा करके हम अपने यूटिलिटी को और बढ़ा सकते हैं, और इसलिए हमारा ओरिजिनल बंडल पे ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रहा होगा। सो ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी है, अगर ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी है कि MU1 डिवाइडेड बाई MU2 जो है P1/P2 के
बराबर रहे। कब, और कंडीशन ऐसा हम देखेंगे, ये कंडीशन कभी कभी काम नहीं करता है। क्यों कब काम नहीं करेगा, इस डिस्कशन से भी समझ में आ जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं कि हम 10,16 से 11,14 पे जा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर हम हमारा ऑप्टिमल बंडल का जो है कैंडिडेट वो 10,0 होता और यहां पे हम और गुड, मतलब अगर हमारे पास गुड 2 होता तो उसको कम करके हम अपनी यूटिलिटी बढ़ा सकते थे, लेकिन यहां जब हम ऑलरेडी 0 पे आ चुके हैं तो अब इसको और कम नहीं किया जा सकता है। इस केस में ये वाला आइडिया काम नहीं करेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आगे के वीडियो में हम प्रिकॉशन को और भी डिटेल से बताएंगे, बट मैं आशा करता हूं कि आपको ऑप्टिमाइजेशन मैथमेटिकली एज वेल एज ये इसका इकोनॉमिक्स में क्या मतलब है, ये दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।